जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए दोस्तों और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ये आपको पूरा सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अभी तक पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर परचेस नहीं किया है या पंजाब मास्टर कैडर का दोस्तों आपने पूरा कोर्स परचेस नहीं किया है तो ये कोर्स का ऑफर चल रहा है। ये कोर्स 1500 में नहीं दोस्तों, ये कोर्स 1200 में, 31 जनवरी तक ये कोर्स 1200 में, 12 महीने की वैलिडिटी। और आपके लिए मास्टर कैडर, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी दोस्तों, डीएसएसबी और आरपीएससी आदि एग्जाम को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस और बिल्कुल भी देर ना करें। ठीक है, और दोस्तों इस कोर्स में परचेस करने में आपको मजा आएगा। और दोस्तों इसमें पंजाब मास्टर कैडर के लिए 599 का एक कोर्स लॉन्च किया गया। ये कोर्स है मॉडल पेपर का, यानी कि जैसा पंजाब मास्टर कैडर का पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पर, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये मॉडल पेपर बनाए गए और कुल मिला के 30 मॉडल पेपर बनाए गए। एक मॉडल पेपर में 150 प्रश्न होंगे। अब आपको अपना आकलन करना है कि किस प्रकार से दोस्तों आप 150 में से कितने नंबर लेकर आते हैं, क्योंकि आपको 150 में से 135, 132 नंबर लाना अनिवार्य दोस्तों, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो पाता। तो ये स्थिति आपको जानने के लिए मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो इसमें 599 में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही इस 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है दोस्तों, जिसमें आपके लिए 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है अभी। तो हिंदी साहित्य का इसमें रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, प्लस लाइव क्लासें रहेंगी। 2 लाइव क्लासें रोज आपको मिलेंगी। हिंदी व्याकरण का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, टॉपिक बाई टेस्ट रहेंगे, ट्रिकी वीडियो रहेंगे, डाउट्स वाली वीडियो भी इसमें रहेंगे। ठीक है, और हर संडे को इसमें टेस्ट होता है, टॉपिक बाई टेस्ट भी रहते हैं। ठीक है, ट्रिकी वीडियो भी इसमें रहेंगे दोस्तों, बहुत सारी चीजें। और आपके लिए ग्रुप रहेगा जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही नंबर है तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और अपना यहां पर ये सेशन चल रहा है प्रश्न उत्तर का, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य की रीति सिखाइयो सुकबीन सौ। ये बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किस कवि की पंक्ति मानी जाती है, चिंतामणि की, मतीराम, भूषण या फिर भिखारी दास की। जल्दी से आपको चयन करना है। एक बार लाइक जरूर कर देना है, जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी करना है। तो यहां पर आपकी पंक्ति बताना है, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो बताना है। बताइए, काव्य की रीति सिखाइयो सुकबीन सो, यह पंक्ति किस कवि की है? 163 नंबर में आपको बताना है। और बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं। डी नंबर, नीतू सोलंकी जी, इन्होंने बताई कि सर ये जो पंक्ति है ये भिखारी दास की पंक्ति है। भिखारी दास रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मैंने कई बार इनकी रचना बताई। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय दोस्तों ये अपन को याद रख लेना है, काव्य निर्णय। ठीक है, और दोस्तों रस सारांश, ये रचनाएं तो इनकी पूछी जाती है भिखारी दास की। ठीक है, वेरी गुड, भिखारी दास, डी नंबर राइट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का सीमांकन क्या है? रीति काल का सीमांकन क्या है बताओ? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को सबसे पहले रीति काल कहा। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई इसको श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ ने दोस्तों इसको क्या कह दिया? श्रृंगार काल कह दिया। और उन्होंने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में बांटा, 3 दोस्तों काव्य धाराओं में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में। ठीक है, लेकिन यहां सीमांकन पूछा गया रीति काल का, वो भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो जल्दी से आपको 164 नंबर में चयन करना है और 164 का आंसर ईस्वी में बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ए नंबर में टिक लगा दो। ईस्वी में भी पूछा जाता है आपसे, तो आपको पता है कि संवत यानी कि 1700 से 1900, और इसमें 57 वर्ष इसमें घटा दो और 1900 में भी 57 वर्ष घटा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि संवत से 57 वर्ष पीछे चलती है ईसवी। ठीक है, तो यहां भी 57 घटा दो तो कहां पहुंच जाओगे, ईसवी में पहुंच जाओगे, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? 165 में आपको चयन करना है, बताइए जल्दी से चयन करना है। बेंद्र जी जल्दी से बताइए, विजय जी, फटाक से साहिल जी, तरणवीर जी, शशि जी, प्रश्न है आपका सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सभी लोगों को आंसर चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी बने रहिए इस 9 वाली क्लास में। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? 165 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है वक्रोक्ति जीवितम। ये आ नंबर जो है इस सिद्धांत निरूपक ग्रंथ माना जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही बताया है नेहा किरार जी ने। रुद्र जी अगला क्वेश्चन देखो, शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति है दोस्तों, और शिवा वावनी ये रचना किसकी है? ये बहुत ही अच्छी रचना है और आपसे पूछी भी गई है, और जब पूछी गई है अनिल कुमार जी तो शिवा वावनी यानी कि इसके रचनाकार भूषण, जिनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, पतिराम या मनीराम बनाया, इनका माना किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का वास्तविक नाम पतिराम या मनीराम माना, लेकिन दोस्तों भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? घनश्याम। घनश्याम, इन्हें भूषण की उपाधि दोस्तों किसने दी थी वो आपको बताना है। ये शिवा वावनी ये रचना भूषण की है, ये भी आपको याद रख लेना है। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना ये क्वेश्चन सरल है उतनी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नितिका तनवर जी 167 का आंसर चयन करिए। गीता देवी जी जल्दी से बताइए, विकास वीके 167 रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आज अंतिम दिन है 1200 में 12 महीने के ऑफर का। ठीक है, 1200 में 12 महीने पंजाब मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस वाले स्टूडेंट जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, रीति काल को अलंकृत काल, तो आपको पता है कि सर अगर रीति काल को श्रृंगार काल पूछते तो हम विश्वनाथ लगाते, लेकिन अलंकृत काल पूछा तो हम मिश्र बंधु लगाएंगे। 3 भाई थे, श्याम, गणेश, सुखदेव। श्याम, गणेश, सुखदेव तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया। ठीक है मीना सिंह जी अगला क्वेश्चन बताओ, इसके नाम किसकी कृति है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधु धिम्मन जी बताइए, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? टीचर तैयारी, इसके नाम किसकी कृति है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए सभी लोगों का, और अभ्यास करना। ये क्वेश्चन तो फटाफट आपको रट जानी चाहिए दोस्तों। इसके नामा मैंने कई बार आपको बताया। वेरी गुड रेखा त्रिपाठी जी, इनको भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। बिल्कुल राइट आंसर है, और अपनी क्लास में भी एक रुद्र हैं। वेरी गुड, इसके नामा किसकी कृति है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो सभी साथी लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे और बोले सर इसके नामा की बात करोगे तो इसके में नाम पड़ गया बोधा। ठीक है, बोधा यानी कि आपका जो बी नंबर है बोधा बिल्कुल सही है। इसके नामा बोधा, इनका वास्तविक नाम बुद्धि सेन था। पन्ना नरेश खेत सेन ने इनको नाम दिया था बोधा। ठीक है, कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित नहीं है? बताओ राजेश जी, कौन सा रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित नहीं है? निर्मला यादव जी जल्दी से चयन करना। आरती गौर जी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? फटाफट बताइए। रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है, चिंतामणि नहीं है, मतिराम, पद्माकर या फिर बिहारी। बहुत बढ़िया गीता देवी जी, शशि जी, उत्तर आपका राइट आंसर बताना है, लाइक करना, अपने मित्रों को शेयर भी कर देना है। कौन सा रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया तो बोले सर चिंतामणि तो हैं, मतिराम भी है, पद्माकर भी हैं, बिहारी नहीं है। बिहारी नहीं है यानी कि दोस्तों बिहारी नहीं है तो बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, सुजीत कुमार जी लाइव क्लास भी मिलेगी, उसमें लाइव क्लास भी मिलेगी रोज शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे। पेड क्लास में 2 लाइव क्लासें होती हैं, 5 बजे भी होती है और एक होती है 6:30 बजे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य,
ये क्वेश्चन, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। ये पंक्ति किसकी है सुजीत जी, बताइए। सुजीत जी मैं आपसे चैट करूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इसका बताना है उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतीराम, चिंतामणि, भूषण या फिर केशव दास से चयन करना है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुब्रत, ये पंक्ति किसकी है? 170 नंबर में आपको चयन करना, और 170 का उत्तर है कि सर ये पंक्ति जो है ये केशव दास की, 1555 में जिनका जन्म हुआ, रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं, विज्ञान गीता जिनकी रचना है, ठीक है। तो ये केशव दास आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना नहीं की, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सतसई की रचना किसने नहीं की? सभी लोग लाइक जरूर करें फटाफट से, शेयर भी कर दिया करें। ये क्लास तो रोज 9 बजे चलती है। बाकी और एक्स्ट्रा क्लास अगर आपको लेना है, पेड क्लास लेना है, तो शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे विस्तृत अध्ययन की क्लास चलती है। वहां पर आपको क्रमबद्ध पढ़ाया जाता है, साथ ही टॉपिक बाय टेस्ट भी आपके, हर संडे को टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। ट्रिकी वीडियो भी वहां पर होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर ऑफर दिया है पेड वालों के लिए 1200 में 12 महीने, यानी कि आपको मात्र 100 रुपए महीने लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना चूकें, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आएगा आपका। सतसई की रचना किसने नहीं की? 171 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है लाल कवि, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर करेक्ट आंसर, करेक्ट, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। किस कवि की कविता की हृदय बेधकता को लक्ष्य करके उसे नाविक के तीर कहा गया है? एक क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए। किस कवि की कविता की हृदय की बेधकता को दोस्तों लक्ष्य करके उसे नाविक का तीर कहा गया? बताओ। 172 का आंसर आपको चयन करना है, लाइक करना है, जल्दी से बताइए। और आपका सही आंसर यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राइट आंसर, राइट आंसर चयन करना 172 में। और बोले सर वो कहा गया बिहारी, बिहारी की पंक्ति पढ़ी थी ना अपन ने, कौन सी पढ़ी थी? घाव करे गंभीर वाली पंक्ति पढ़ी थी ना। तो ये आ नंबर बिहारी, बिहारी ये नंबर बिहारी सतसई की, बिहारी सतसई का जो काव्य रूप है वो कौन सा है? मुक्तक, मुक्तक काव्य, ठीक है। और छत्र प्रकाश ये किसकी रचना है? ट्रिक से याद करवाया ये तो मैंने, छत्र प्रकाश मतलब सभी से बनना चाहिए। बताइए, बताएं रुद्र जी, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? किसकी रचना है? चयन करना है। कल्पना जी, विश्वास जी, अमित जी, सुजीत जी, बताइए छत्र प्रकाश किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, सुजीत जी हिंदी में नाम लिखे, बहुत अच्छा। राहुल जी भी लिखे हैं, अच्छा लगता है हिंदी वाले। प्रवीण ओझा जी, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? 173 नंबर में। और आपका उत्तर है कि सर छत्र प्रकाश, छत्र का प्रकाश है किसके ऊपर? बोले सर मेरे लाल के ऊपर, मेरे लाल के ऊपर छत्र का प्रकाश है। तो लाल कवि की रचना है कौन सी? छत्र प्रकाश, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस रस उल्टी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार। अब आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन आता नहीं है परीक्षा में, तो मैं नहीं मानूंगा किसी के। सरल क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा गया। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नबीन। लोग कहते हैं कि सर जितना पढ़े पूरा आ जाए, ऐसा नहीं होता। जब आप 1000 क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कई क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप पूरा पेपर हल कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कहना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आते, वो नहीं आते, ठीक है। इसलिए पढ़ना आपको सारे क्वेश्चन है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, और अधम व्यंजना रस बिलस उल्टी कहत नबीन। ये पंक्ति पूछी गई 174 नंबर में। और बोले सर ये पंक्ति देव कवि की है, देव की है। बी नंबर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है देव, ठीक है। सुजान विनोद, देखो सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद, ठीक है। सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सुजान चरित के रचनाकार सूदन कवि हैं, ठीक है। सुजान विनोद किसकी रचना है? ये आपको बताना है। बिल्कुल जॉनी बंसल जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाता है यहां पर। सुजान को अपन ने पढ़ा था, प्रमोद कुमार जी, सुजान को क्या दो? बोले सर सुजान को विनोद, विनोद देव, सुजान को विनोद देव, ठीक है। तो सुजान को विनोद देव, तो विनोद से विनोद और देव से क्या हो जाएंगे? देव कवि की रचना है, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। सुजान विनोद देव कवि की रचना है।
वेरी गुड। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद जिसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। बिहारी सतसई की 713 दोहे इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब किस ग्रंथ का प्रभाव है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, तो आपको ही उत्तर बताना है। मुस्कान वर्मा जी, अलका जी, बीनू जी, कमलाकांत जी, विजय गुप्ता जी। 176 नंबर में आपका राइट आंसर जो चला जाता है वो है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, ठीक है, इस सी नंबर गाथा सप्तशती आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सुशील, सुशील जी वेरी गुड। तो बता देंगे सुशील जी, चैट में आना, चैट में सारी जानकारी देंगे आपको। कुंदन को रंग फीको लगे, बताई थी मैंने ये पंक्ति, कुंदन को रंग फीको लगे, ये पंक्ति किसकी है? ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा माइंड में सेट करो। कुंदन को रंग फीको लगे, बताओ ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपको बताना है। ट्रिक भी मैंने आपको इसकी बताई थी, और वो ट्रिक बताई थी कि सर ये कुंदन का रंग तो फीका लग रहा है। जब लेने गए थे कुंदन तो हमारी मती मारी गई थी। क्या राजेश चौधरी जी? तो मती मारी गई थी, मती, तो मती से क्या हो जाएगा? 177 नंबर में, 177 में आपका राइट आंसर सी नंबर। जैसे मान के चलो अगर मैंने आपसे कहा, आपके मम्मी पापा ने कहा जाओ कुंदन लेकर आओ, और कुंदन आप लेकर आए घर, और मम्मी पापा ने देखा, बोले कुंदन का रंग तो फीका लग रहा था, फीका लग रहा था, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि लेने तो गया था, तेरी मती मारी गई थी, जो फीका रंग वाला कुंदन लेके आ गया। ठीक है, तो कुंदन को रंग फीको लगे, ये मतीराम की पंक्ति है। सी नंबर मेरे तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति किसकी है? 178 नंबर में आपको बताना है, चयन करना है। बताइए ज्योति जी, कल्पना जी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुभा जी, बिंदु लता, अमित मिश्रा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल 178 नंबर में। ये तो कॉमन प्रश्न है, 178 का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सर ये क्वेश्चन है किसका? ये जो पंक्ति है ये पंक्ति मीराबाई की, मीराबाई की पंक्ति को याद रख लेना। मीराबाई की रचनाओं की बात करें दोस्तों तो इनकी रचनाओं में राग गोविंद, मीराबाई की पदावली, ठीक है, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, ये रचनाएं पढ़ना है आपको किसकी? मीराबाई की। मीराबाई की रचनाएं पूछी जाती हैं। कवितावली के रचयिता कौन है? 179 का आंसर कवितावली। कवितावली ये किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताना। जिन भी साथियों ने एडमिशन लिया है दोस्तों, वो सभी साथी जिनको भी जानकारी नहीं है मुझे चैट में मैसेज करेंगे, मैं आपको जानकारी दूंगा। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, बहुत ही अच्छा मौका है, 1200 में 12 महीने। ठीक है, तो बताइए कवितावली के रचयिता कौन है? 179 का आंसर आपसे दिया गया है। और कवितावली बोले सर ये तो किसकी है? तुलसीदास की। आपको पता है दोस्तों तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं और अवधी भाषा में भी रचनाएं की हैं, लेकिन अवधी भाषा और ब्रज भाषा की कैसे पहचाने, एक समस्या होती है विजय शंकर जी। तो मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है, और आप आज आपको भी सभी को बता दे रहा हूं ट्रिक, कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है, आपसे पूछा जाए कि वैराग्य संदीपनी की भाषा क्या है, कृष्ण गीतावली की भाषा क्या है, तो कंफ्यूज होते हो। लेकिन आज आप याद कर लेना कि तुलसीदास की जिन 12 प्रमाणिक रचनाओं को माना गया है, उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में जिनमें राम और मंगल आए उनमें दोस्तों अवधी भाषा समझना, और जिनमें राम और मंगल ना आए उनमें ब्रज भाषा समझना। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम पिंगल होता है दोस्तों, पिंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका से कुछ क्वेश्चन लिए गए कि हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते? 180 में चयन करिए नीलम जी, स्वतंत्र जी भी आ गए हैं, वेरी गुड। 180 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइक करना है सभी साथी, शेयर भी करना है, कुछ हटके पढ़ना है अपन को। ठीक है, कुछ हटके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद भी होंगी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया, आपको बताना है, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। बोले सर भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म कब हुआ था? तो 1850 बता देना। ठीक है, 1850, और आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। 1850 से लेकर के 1900 का जो युग माना जाता है वो भारतेंदु युग माना जाता है। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 181 नंबर में आपको बताना है उत्तर। यहां पर क्या हो जाएगा?
आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? 181 का राइट आंसर आपको चयन करना है। कौन सा काल कहा गया? सरबजोत जी, मुकनद जी, राखी जी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रीति काल में जो रीति काल का युग था, भोग विलास का युग था, ठीक है। अंग्रेज शासक दोस्तों आ चुके थे इस समय, और अंग्रेजों के दोस्तों अत्याचार से जो जनता थी भारत की, वो बहुत प्रभावित हो चुकी थी दोस्तों, और उनके अंदर रोष उत्पन्न हो चुका था, क्रांति के भाव उत्पन्न हो चुके थे। और जब ऐसी दोस्तों परिवर्तित स्थिति थी, इसी स्थिति में एक युग का जन्म होता है, उसी का नाम है भारतेंदु युग, जिसमें दोस्तों बदलते परिवेश का, बदलती राष्ट्रीय भावना का, बदलते क्रांतिकारी कदमों का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, एक बार फिर से जागरण हुआ इस भारत की जनता का, और इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अंग्रेजों को भारत से भगा डाला, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया? तो वो कहा गया पुनर्जागरण काल। और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा? एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 182 में चयन करिए सभी साथी, एक बार जल्दी से लाइक करिए। 182 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा गया, रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। बताइए चंदेर जी क्या हो जाएगा? वंदना जी, बिंदु जी, फिरोज पुरिया जी, गीता जी, रामा शर्मा जी, आरती जी। 182 नंबर में, और आपने उत्तर लगाया कि सर इन्होंने एक तो गद्य खंड और एक काव्य खंड, इन दो भागों में बांट लिया गया दोस्तों आधुनिक काल को। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गद्य का विकास किस शताब्दी से हुआ? बताएं, किसी को पता है तो गद्य का विकास किस शताब्दी से हुआ? आधुनिक युग में किस भाषा की जगह है खड़ी बोली ने ले ली? बताओ किसकी जगह खड़ी बोली ने ले ली? सबसे पहले अपन ये जानते थे कि सर पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल ये दो शैलियां थी आदिकाल में। पिंगल जो है आगे चलकर ब्रज भाषा के रूप में विकसित हुई और काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो आज अगर हम जानते हैं ब्रज भाषा को, तो सबसे ज्यादा काव्य भाषा के रूप में जानते ब्रज भाषा को, ठीक है। तो ब्रज भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ। रीति काल में तो दोस्तों ब्रज भाषा का बहुत बोलबाला रहा, ठीक है, और रीति काल में ब्रज भाषा चलती रही। और आधुनिक काल, रितेश जी, आधुनिक काल में जब पहुंचे तो आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली? तो वो जगह थी दोस्तों अब ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा का की जो जगह है वो किस भाषा ने ले ली? वो ले ली खड़ी बोली ने, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना कि आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग में, आधुनिक काल का प्रथम युग कौन सा था? भारतेंदु युग, यानी कि पुनर्जागरण काल। और दोस्तों पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग में काव्य की भाषा तो ब्रज भाषा बनी रही, लेकिन यहां पर गद्य की जो भाषा है वो क्या बन गई? खड़ी बोली बन गई। और धीरे धीरे खड़ी बोली ने अपने पैर पसारना चालू किया। और यहां पर जब द्विवेदी युग में पहुंचे तो खड़ी बोली दोस्तों अपने चरम विकास पर आगे बढ़ चुकी थी। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? 184 नंबर में आपको चयन करना है। मोहिनी जी, नितिका, हेना जी, कमलाकांत जी, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक करके मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक सभी करिए। रुद्र जी, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? आपको पता है कि आधुनिक काल जब अपन पढ़ते हैं तो बहुत ही मस्ती से पढ़ते हैं तनु जी, ठीक है। तो आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? जागरण काल, सुधार काल, नवलेखन काल या फिर पुनर्जागरण काल? एक और अच्छा क्वेश्चन आया, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में 184 नंबर में। और आपका उत्तर चला गया कि सर इसको कहा गया क्या? इसको सुधार काल कहा गया। रुद्र जी बिल्कुल सही आंसर है, इसको सुधार काल कहा गया दोस्तों। किसको कहा गया? द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? सुधार काल की संज्ञा दी गई, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सुधार काल, ठीक है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी जाती है? आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी जाती है? ये बताइए प्रमोद सैनी जी, 85 नंबर में प्रारंभिक सीमा बतानी है, क्या मानी जाती है? 1750, 1900 या फिर 1850 या फिर 1920? तो 185 में चयन करना है और प्रारंभिक सीमा आपको बताना है। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। 185 में 185 का उत्तर आपका राइट आंसर चयन करना है। और उत्तर है कि सर ए 1850
1850। सी नंबर, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या है? 1850 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा जो दी है वो किसने दी है? अच्छा क्वेश्चन है। पुनर्जागरण 186 नंबर में, और आधुनिक काल को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 186 नंबर, लाइक जरूर करिए। उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? स्वतंत्र जी, सुनील कुमार जी, राइट आंसर क्या है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? और 186 में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर डॉक्टर क्या लगा दें? रामकुमार वर्मा, पुनर्जागरण काल नहीं, क्या लगाओगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि डॉक्टर नगेंद्र इन्होंने पुनर्जागरण की काल की संज्ञा दी। किसको? भारतेंदु युग को। तो डॉक्टर नगेंद्र यानी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन बताइए, जल्दी से लाइक करिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए। निशा वर्मा जी, स्टडी, तरणवीर जी, लाली जी, कुमारी मीना जी, जल्दी बताइए। अनीता राजपूत जी, लाइक करना है, शेयर करना है। जिनको भी एडमिशन लेना, मौका नहीं चूकना। 1200 में 12 महीने का ये मौका कभी आपको आने वाला नहीं है, और बहुत ही अच्छे से विस्तृत अध्ययन आपको करवाया जाता है। हर संडे को टेस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, और आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 187 में उत्तर बताना है, और आपका उत्तर है कि सर उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी लगा दिया, वेरी गुड। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी यानी डी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीनू जी, अगला बताइए। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? 128 में बताना है। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? 188 नंबर में आपको चयन करना, लाइक करना है अपने मित्रों तक और शेयर कर देना है। बताओ किससे? बताएं 188 नंबर में, और शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि रीति काल में जनता इतनी हताश हो चुकी थी, राजाओं के अत्याचार से दोस्तों क्या हो चुके थे? मन सबके दुखी थे। ठीक है, ऐसे में दोस्तों एक क्रांति की ज्वाला उठना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति या तो हताश हो जाता है, और जब व्यक्ति हार जाता है तो या तो दोस्तों मर जाता है या फिर वो क्रांति कर देता है। तो ऐसे ही जब जनता हताश हो चुकी थी, रीति काल में इतने अत्याचार होते थे, अंग्रेजों के अत्याचार, औरंगजेब जैसे शासकों के अत्याचार जब दोस्तों इस जनता ने सहे हैं, तो आगे चलकर उसके अंदर क्रांति की भावना जरूर आएगी दोस्तों, आंदोलन की भावना जरूर आएगी। और जब ये आंदोलन की भावना हुई, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो ये राष्ट्रीय चेतना यानी कि आपका जो बी नंबर है, राष्ट्रीय चेतना बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, वेरी गुड। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, उत्तर बताइए। विजय जी, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ, इसके लेखक कौन है? लेखक बताना है और उत्तर बताना है। रुद्र प्रताप जी भी आ गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गाजीपुर से आ गए हैं भाई साहब एसपी यादव, रीनू जी, पिंकी वाला जी, जल्दी बताओ। 189 और 189 का उत्तर है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। हरि जी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ, इसके जो लेखक हैं वो लेखक बताया अंश यादव जी ने। बहुत बढ़िया आंसर बताया कि सर इसमें अग्गे लगा दो, कोई बात नहीं है। 1911 में इनका जन्म हुआ था, अग्गे जी का। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत। तो ये जो अग्गे जी है, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत माना जाता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सुजीत कुमार जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन जल्दी से यहां पर है। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित? आपको पता है भारतेंदु जी ने एक भारतेंदु मंडल तैयार किया था, जिनमें से सबसे वरिष्ठ कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी। 1844 जन्म माना जाता है बालकृष्ण भट्ट जी का। कई पुस्तकों में और अलग अलग भी मिल सकता है आपको, लेकिन भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? 190 में आपको बताना है। उत्तर बताइए कल्पना धिम्मन जी, बताइए भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघर राधा कृष्ण दास या फिर श्रीधर पाठक। और आपने बता दिया कि सर ठाकुर जगमोहन तो थे, इनका जन्म तो हुआ था 1857 में। बद्रीनारायण चौधरी
प्रेमघन तो बचपन से लेके 55 तक। राधा कृष्ण दास का जन्म आपको बताना। श्रीधर पाठक ये दोस्तों भारतेंदु मंडल में नहीं थे, तो डी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाता है। वेरी गुड। आपको बताना हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त जी हैं, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हैं, या फिर दोस्तों श्रीधर पाठक। यानी कि 191 में आपको उत्तर प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। सभी लोग बताएंगे। राष्ट्रवादी पूछा गया, राष्ट्रीय नहीं पूछा गया, प्रथम पूछा गया राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी यानी कि राष्ट्र से संबंधित रचनाएं करने वाला कवि, राष्ट्रीय कवि नहीं पूछा गया। यही तो गड़बड़ कर देते आप लोग। आपको पता है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1886 में। और इनका जन्म कब हुआ था बताइए? श्रीधर पाठक का। थोड़ा सा आप लोग बताएं। राष्ट्रवादी आपसे पूछा गया, आपने आओ देखा ना ताओ और लगा दिया ए नंबर। लेकिन अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए विजय शंकर जी, बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था? श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक। इनका जन्म कब हुआ था? बताओ कौन बता रहा है? श्रीधर पाठक जी का जन्म कब हुआ था? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी बताओ। ये तो सबको पता है कि सर इनका 1886 में हुआ था, लेकिन श्रीधर पाठक का कौन कौन बता रहा है देखते हैं, जल्दी से बताओ। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रुद्र जी बताओ। 1859 में राहुल जी ने बताया। तो यहां पर राष्ट्रवादी पूछा गया, राष्ट्रीय कवि नहीं पूछा गया। और यहां पर प्रथम पूछा गया, तो यहां पर याद रख लेना कि श्रीधर पाठक जो 1859 में इन्होंने राष्ट्र से संबंधित रचनाएं दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना को उत्प्रोत इनकी रचनाएं रही। तो यहां पर प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे कौन? श्रीधर पाठक। ये डी नंबर आपको लगा देना। अगर आपसे पूछा जाता कि ये यहां पर प्रथम नहीं आता, क्योंकि यहां पर सीधा क्वेश्चन आता है कि हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि जिसे राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई, तब आपका सीधा उत्तर मैथिली शरण गुप्त हो जाता। लेकिन यहां पर श्रीधर पाठक, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। किस कवि को आधुनिक हिंदी का बापू कहा जाता है? क्वेश्चन का अर्थ समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। या तो आपसे डायरेक्ट पूछता कि हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है, राष्ट्रीय कवि, तो राष्ट्रीय कवि में तो आप सीधा मैथिली शरण गुप्त लगाए, वहां प्रथम नहीं आता कि प्रथम राष्ट्रीय कवि, क्योंकि राष्ट्रीय कवि की उपाधि सिर्फ मैथिली शरण गुप्त को दी है। ये दोस्तों अलग अलग नहीं आता, प्रथम या द्वितीय। ठीक है, तो किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? बापू बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र को, या फिर सियाराम शरण गुप्त को, काका कालेलकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त को? जल्दी से बताइए। वर्षा शर्मा जी, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। रितेश जी, आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू बताना है 192 नंबर में। और 192 में आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू, बापू बताना किसे कहा जाता है? बापू, बहुत बढ़िया। बापू कहा जाता है दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का सियाराम शरण गुप्त को। बी नंबर, सियाराम शरण गुप्त को। यहां पर काका दिया है तो काका को बापू नहीं समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर बोले काका और बापू, बात तो एक ही, तुक्का लगा दो काका। ठीक है, लेकिन उत्तर है सियाराम शरण गुप्त को। इन्हें आधुनिक पूछा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू, आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित रहे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाबस पचासा सुकवि सतसई, इसके रचयिता कौन है? इसके रचनाकार आपको बताना है। बताइए। अंबिका दत्त व्यास, हरतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर राधा कृष्ण दास, या फिर ठाकुर जगमोहन। पाबस पचासा का बताना है रुद्र जी। बताइए। 193 नंबर में चयन करना है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। पाबस पचासा के रचनाकार कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर बताएं। और सीधा सीधा आंसर जा रहा है रितेश जी, बताएं। पाबस पचासा और सुकवि सतसई, बहुत बढ़िया। विजय शंकर बीनू जी सी बता रहे हैं, लेकिन आंसर आपका क्या है कि सर ये पाबस जो पचासा है, सुकवि सतसई है, ये अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु मंडल में शामिल थे अंबिका दत्त व्यास जी। इनका जन्म आपको बताना है, इनका जन्म कब हुआ था अंबिका दत्त व्यास जी का? जल्दी से बताओ। कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक जरूर कर दो सभी साथी, और शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। आपको बताना है कौन सा कवि
दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन। मैथिलीशरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर भारतेंदु जी? यानी कि 194 नंबर में आपको चयन करना है, 194 का उत्तर बताना है। और उत्तर है कि सर दो युगों के संधि स्थल पर जो अवस्थित हैं वो कौन है? बताइए कौन है? 194 नंबर में आंसर बताना है। 194 का आंसर क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या मैथिलीशरण गुप्त, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? और दोस्तों यहां पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये तो पूरे द्विवेदी युग के कवि हैं। दो युगों के संधि स्थल की अगर बात आती है तो यहां पर बाल मुकुंद गुप्त का नाम आना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, मौर विजय का रचयिता, मौर विजय की रचनाकार कौन है? ये आपको बताना, 195 का नंबर। तो जल्दी से बताइए मौर विजय के रचयिता कौन है? मौर विजय के रचयिता बताना है। जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, या फिर राम नरेश त्रिपाठी? त्रिपाठी बताइए। 195 में बताना है उत्तर क्या राइट आंसर चला जाता है? मौर विजय का रचयिता कौन है? और मौर विजय इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बोले सर ये जो मौर विजय है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सियाराम शरण गुप्त हो गया आपका 195 में सी, वेरी गुड। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? बताओ किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइए, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस कवित्री को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों ऐप को डाउनलोड नहीं किया? जानवी जी, कल्पना जी, ब्रजेश कुमार जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लें। आपको पता है कि 1907 में जन्म हुआ था किसका? महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। और इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और यामा के लिए दोस्तों इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? यामा को, ठीक है। और दोस्तों नीरजा के लिए इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था 1934 में। 1934 की रचना मानी जाती है, किताबों में आपको 1935 लिखा रहता है। डाउट्स में आ जाते हैं बच्चे कि जब नीरजा का रचना काल 1935 है तो 34 में इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार क्यों मिल गया, कैसे मिल गया? तो इसको याद रख लेना, नीरजा का रचना काल भी 1934 ही माना जाता है दोस्तों, और 1934 में इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। और किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? तो वो कहा जाता महादेवी वर्मा को। और बोले जब सब महादेवी सात हैं तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, साथ में महादेवी वर्मा जी का भी जन्म हुआ था, और इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था यामा के लिए, ठीक है। ये भी अपन को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण से किस कवि, यानी कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि, साई सृष्टि जी बताइए। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, और गिरजा कुमार माथुर, या फिर निराला, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? बताइए रुद्र जी बताएं, शिव कुमार जी, संतोष जी। प्रश्न क्रमांक 197 नंबर में आपको चयन करना है, लाइक करना है। कमला जी, ठीक है, पूरन लाल जी, राजीव जी, माया जी, वंदना जी, हिना जी, जल्दी से बताइए। विकास जी, विजय जी, प्रकृति के सुकुमार कवि? बोले सर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना, ठीक है। ये दोस्तों प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि कहलाते हैं कौन? नंद दुलारे सुमित्रानंदन पंत। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है। पंत जी को सबसे पहले 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, चिदम्बरा के लिए
ठीक है। और 1960 में दोस्तों इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल जाता है पंत जी को, ठीक है। इनकी रचना है, एक रचना इनकी 1928 की रचना है। वो रचना कौन सी है? वो रचना है पल्लव। और पल्लव के लिए दोस्तों छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में याद रख लेना कि सर इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी, कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। इन्हें दोस्तों छायावाद के 4 आधार स्तंभों में लिया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और बने रहें इस सेल्फ स्टडी क्लासेस। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस पूरा सर्च करें, इस ऐप से जुड़ जाएं, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देरी ना करें। अभी ये ऑफर चल रहा आपके लिए, एक कोर्स है 1500 में। टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, 5000 10,000 फीस नहीं भरनी। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आके आजमा लो, आपकी कॉल अटेंड की जाती है, आपको कोई धोखाधड़ी कोई कुछ भी नहीं किया जाता। सारा चीजें आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, ठीक है। मुझे ही क्लास लेनी है, मुझे ही आपसे बात करनी है, सारी चीजें सब कुछ आपसे दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और हिंदी साहित्य के लिए जिसको भी एडमिशन लेना मास्टर कैडर वाले साथी बिल्कुल भी देर ना करें। ये 1500 का जो कोर्स था दोस्तों ऑफर था, इसे अब 1200 कर दिया गया। 1200 में 12 महीने, आज ऑफर अंतिम है, ठीक है। तो सभी साथी अध्ययन कर लें और दोस्तों लग जाएं अपनी पढ़ाई में, तैयारी में, ठीक है। अब वो आपकी जिज्ञासा होती कि सर इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें आपके लिए हिंदी साहित्य की रिकॉर्डेड क्लास है, हिंदी साहित्य की लाइव क्लास है, हिंदी व्याकरण के दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो, टिर्की वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, हर संडे को टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारी चीजें। मोहित कुमार जी, ठीक है, अमित मिश्रा जी, बिंदु, बीनू जी, उदय जी, अर्शदीप जी, मुस्कान जी, राजीव जी, मंजू जी, बलराम जी, रीता जी, जानवी, प्रिया सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तनु जी, रेखा जी, शहीद जी, मुस्कान जी, बिल्कुल, जसमेल जी, रानी तिवारी जी, हमारे बिल्कुल सभी साथी जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस से। हम आपके लिए समर्पित, आप हमारे लिए समर्पित, ठीक है। और एक गाड़ी चलती रहेगी। सेल्फ स्टडी का परिवार के एक एक व्यक्ति है दोस्तों, हिस्सा है, इसी से ही सभी लोग सेल्फ, इसलिए इसका नाम है सेल्फ स्टडी, यानी स्वयं स्टडी, ठीक है। प्रेम सिंह जी और सभी दोस्तों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। बलराम जी, ठीक है, प्रेम सिंह जी और प्रियंका जी, जॉनी बंसल जी, बिंदु लता नीतू जी, जसपाल जी, फिरोजपुरिया जी, रुद्र जी, रुद्राज जी, सिसोदिया, रुद्र प्रताप जी, राखी जी, रीता जी, स्वतंत्र गुप्ता जी, सत्येंद्र गुप्त जी, सभी को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। विनय, राधे राधे जी, राखी जी।